प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में मैंने क्या क्या बात कही थी कि रविवार और सोमवार के कार्यक्रम में पीसीएस के लिए विशेषतया जो लोग तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जो भी परीक्षार्थी जो इस बार अपेयर होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने कल के कार्यक्रम में मेष राशि वालों के लिए चर्चा करी थी। गौर करना, कल सूर्य का राशि परिवर्तन, जैसे 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से उठ करके अब तुला राशि में आ गए हैं, अपनी नीच राशि में। कल वाले कार्यक्रम में भी सूर्य यहीं बैठे थे, आज के कार्यक्रम में भी सूर्य यहीं बैठे हैं। इसको देख करके आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि कल यहां मैंने 1 नंबर से राशि बनाई थी, आज यहां 2 नंबर लिखा है। वृषभ राशि अगर आपकी कुंडली में बनती है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां पे 2 नंबर लिखा है, मतलब आपके नाम की राशि की बात नहीं कर रहा मैं आपकी कुंडली में जो आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के आधार पर जो आपकी कुंडली बनती है, उसमें जहां पे चंद्रमा बैठे हैं ना भाई जी, वहां पे देख लो कि कौन सा अंक लिखा है। वहां अगर आपकी कुंडली में 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि आप वृषभ राशि से आते हो। और इस राशि वाले के जो इस राशि से जो लोग आते हैं, उनके लिए गुरु, सूर्य और शनि, ये 3 महत्वपूर्ण प्लैनेट होते हैं जो करियर को रूल करते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली में अगर हो सके तो आप अपनी कुंडली के दशम स्थान को यहां देख लेना कि यहां कौन सी राशि बनी हुई है और उस राशि के अधिपति उच्चस्थ होकर के बैठे हैं या नीच के होकर के बैठे हैं। एक बात और बताता हूं जो थोड़ा समझने के लिए काफी होगा आप लोगों के लिए। आप लोग ज्योतिष नहीं जानते, दिन भर तो कंपटीशन की किताबें, प्रतियोगिता, दर्पण और पता नहीं वो समसामयिकी और बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हो, पर थोड़ा सा जो है वो इधर भी उचक के देख लो कि प्रत्येक ग्रह किसी न किसी राशि में उच्च का होता है। और आपके जन्म की राशि के समय पे अगर वो नीच की राशि में बैठा है जन्म के समय पे, तो वो थोड़ा परेशान करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं, मतलब 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, जैसे कि अभी सूर्य नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां 10 नंबर लिखा है, यानी कि अगर वो नीच के होकर के बैठे हैं, और अगर आपकी कुंडली में शनि 1 नंबर की राशि में बैठे हैं, इसका मतलब है कि ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे थे। जैसे अभी मान लीजिए किसी जातक का जन्म होगा तो उसकी कुंडली ऐसी बनेगी, तो उसकी कुंडली में क्या बात होगी कि सूर्य नीच के होंगे। इस पूरे माह में 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक की बात कर रहा हूं, 1 महीने सूर्य एक राशि में गोचर करते हैं, मतलब बैठे रहते हैं, उसके बाद वो उठ जात करके किसी दूसरी राशि में चले जाते हैं, अगली राशि में। तो मैं क्या बताने वाला हूं कि ये जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए ये जो पीसीएस की परीक्षा है उसके लिए कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर आपकी राशि वृषभ राशि बनती है तो यहां से सूर्य को गिनना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, अगर वो छठे भाव में जा रहे हैं, आप चूंकि वृषभ राशि के हो तब की बात कर रहा हूं, तो सूर्य का तुला राशि का ये परिवर्तन आपके लिए इस महीने में ये अच्छा रहने वाला है। या फिर संपूर्णतः अगर बता दूं तो टोटल 2022 की जो स्थिति है वो वृषभ राशि वालों के लिए सामान्यतया बेहतर जाने वाली है। सामान्य बेहतर, पूरा बेहतर नहीं कह रहा, सामान्य बेहतर जाने वाली है। दूसरी बात बता दूं तो ये 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक यहां रहेंगे, उसके बाद फिर यहां आ जाएंगे, फिर एक एक महीने ये बढ़ते जाएंगे। तो कैसे देखना है कि वो माह में आपके साथ वो कैसा परिणाम देने वाले हैं, मतलब वो ग्रह कैसा रहने वाला है, तो अपनी राशि से वो देख लेना आप कि तीसरे, छठे और एकादशवें और साथ ही साथ 10वें भाव में अगर जाएंगे गिनने पे, जैसे मान लो वृषभ राशि है तो अगर वो कर्क में जब होंगे तब, अगर वो छठवें भाव में यानी कि तुला में होंगे तब, अगर वो जन्म कुंडली में 10वें स्थान में जा रहे हो आपकी राशि से गिनने पर तब, और एकादशवें जा रहे हो तब, ये आपके लिए अनुकूल होंगे, ये आपके लिए लाभदायक होंगे। मतलब पद वृद्धि हो सकती है, नौकरी का लाभ मिल सकता है, किसी भी तरीके के
पेशेवर प्रवृत्ति को धारण करने वाले जातकों के लिए, जो मतलब एक तरीके से पूरे तरीके से कंसंट्रेशन में है उस चीज को लेकर के कि मुझे पीसीएस की परीक्षा इस बार निकालनी ही है किसी कीमत पे, उसके लिए यह सूर्य की स्थिति उनके लिए लाभदायक है। इस पूरे महीने का अब भरपूर इस्तेमाल कर लो। इस दौरान आपका आत्मविश्वास आपके साथ खड़ा है और निसंदेह प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस दौरान अगर कोई फॉर्म भरे तो निसंदेह आप निकाल सकते हो। इस दौरान अगर अच्छा मौका मिले तो अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, उसके बाद मृगशीरा नक्षत्र, ये जो खास करके 2 4 5 नक्षत्र अगर मिल जाएं तो इसी नक्षत्र में अगर फॉर्म भरने का मुहूर्त हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। मतलब इसी नक्षत्र में आपको फॉर्म भरना चाहिए, ये बात है। अब आपको देखना होगा कि बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जो बता देते हैं कि अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है। आप मेरे भी पंचांग को देख सकते हो प्रत्येक दिन इंस्टाग्राम पे, या फिर आपको कई सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा कि अभी वर्तमान में कौन सा नक्षत्र चल रहा है, बीत रहा है। तो उसमें अगर जो मैंने नाम लिए क्रमशः अगर वो बीत रहे हो तो अच्छी स्थिति होगी। उत्तराषाढ़ा वगैरह भी अच्छे नक्षत्र होते हैं जिसमें भी इन सब चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो वृषभ राशि के लिए ये सूर्य आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं, मतलब आपको अपना आत्मबल बना करके रखना चाहिए। अब बात मैं देवगुरु बृहस्पति की करूंगा। आइए अब आपको शनि के बारे में चर्चा कर लेता हूं। देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजा सूर्य, ये दोनों ऐसे तत्व हैं के ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के अंदर सात्विकता पैदा करते हैं। शनि जो होते हैं वो नौकरी के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं, जिसमें सहयोगी सूर्य और गुरु भी होते हैं। जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा होता है, उससे दूसरे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति। और कोई भी कुंडली तब तक अपना संपूर्ण फल नहीं दे पाती है जब तक उसकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना हो। यह बात समझने वाली है। आपकी कुंडली चाहे कितनी भी मजबूत राजयोग लगा करके बैठी है, लेकिन वो तब तक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है जब तक आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कमजोर हैं। बात को समझ रहे हो कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं? अब इसको छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूं उसको वहीं रहने दो, आपकी कुंडली पे आते हैं। अगर आप वृषभ राशि के हो, अगर आपकी कुंडली में आपके जन्म के समय पे चंद्रमा 2 नंबर में बैठे हैं और अभी शनि का गोचर जो है वो मकर राशि में गोचर कर रहा है, अभी उसके बाद ये कुंभ में जाएंगे, फिर मीन में जाएंगे, मीन में ये 2023 में जाएंगे और कुंभ में जाएंगे अगले साल 2022 में। अब एक बात और है कि ये अगर हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन सी राशि में कब जाएंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा, खास करके मैं आप लोगों के लिए अगर बता रहा हूं तो मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक दे देता हूं। इसको याद रख लो कि अगर आपकी राशि से गिनने पर शनि तीसरे आते हो, छठे आते हो या एकादशवें आते हो, मतलब जहां पे चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं वृषभ राशि में, अगर वो गिन करके शनि जिस राशि में वो वर्तमान में है, मान लो अगर हम इसको भूल जाते हैं कि शनि किस राशि में गोचर कर रहे हैं और हमको सिर्फ ये देखना है कि शनि मेरे लिए लाभदायक है कि नहीं है, तो मोटे तौर पे अगर वो मेरी राशि से गिनने पर 1 2 3 अगर वो कभी भी जीवन काल में कर्क राशि से आएंगे तो मेरे लिए अच्छे साबित होंगे। क्लियर है? अगर वो कभी भी मेरी राशि से गिनने पर छठवें जाएंगे 1 2 3 4 5 6 तो मेरे लिए अच्छे साबित होंगे। अगर मैं वृषभ राशि का हूं तो, या जिस भी राशि का हूं, अगर मेरे राशि से गिनने पर वो तीसरे, छठे और एकादशवें जा रहे हों तो ये अच्छे साबित होंगे। पर वस्तुतः उनका फल इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वो आपकी कुंडली में कैसे बैठे। एक चीज पे ये बात निर्भर नहीं करेगी भाई जी, क्योंकि एक बात बता दूं, आप ये चीज नहीं बता सकते क्योंकि आप तो ज्योतिष पढ़ते नहीं ना। इसमें यह देखना होगा कि वास्तव में वो प्लेनेट आपकी कुंडली में कैसा बैठा है। जैसे एक व्यक्ति की परमानेंट स्थिति होती है और एक उसकी वर्तमान स्थिति होती है। तो परमानेंट स्थिति में आपकी कुंडली में अगर वो ग्रह बहुत अच्छा बैठा है तभी वो आपके वर्तमान स्थिति में थोड़ा या कमजोर या थोड़ा लाभदायक या बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। यह बात समझने की है। अगर वो परमानेंट कुंडली में कमजोर होकर के बैठा है, जैसे कि मैंने कहा 1 नंबर की राशि में बैठा है, यानी कि वो नीच का हो गया, इसका मतलब है कि निसंदेह वो आपके अनुकूल नहीं है। राशि से वो तीसरे, छठे, एकादशवें होने के बावजूद अगर वो आपकी कुंडली में नीच राशि का बैठा है तो निसंदेह वो थोड़ा कमजोर होगा। उसमें आपको वो आपके
जहां जहां पे उसकी दृष्टि पड़ेगी तो डेफिनेटली वो कमजोरी पैदा करेगा, आपको मेहनत ज्यादा करवाएगा, थकाएगा, नुकसान करेगा। और एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, शनि की दृष्टि के बारे में दो तीन बड़ी प्रमुख तथ्य आपको बताता हूं। ये ऐसा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य का पिता है। ध्यान से समझना, बड़ी गंभीर बात है। जो सूर्य का पुत्र है, गलती बोल गया, जो सूर्य का पुत्र है और सूर्य को भी जब देख लेता है तो उसको भी कुष्ठ रोग पैदा कर देता है। जब शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाती है तो व्यक्ति को कई बार कुष्ठ रोगी बना देता है। उसने स्वयं सूर्य को भी कुष्ठ रोगी बना दिया था। हां, और यही नहीं, उसने अपने माता पे जब उसकी दृष्टि गई थी, शनि की दृष्टि अपने माता जी पर पड़ी थी, उसको भी सर धड़ से अलग हो गए थे। अपने माता के सर को धड़ से अलग कर दिया था। इतना ये ऐसा एकमात्र ऐसा ग्रह जो किसी के साथ अन्याय और न्याय करने में हिचकता नहीं है। और तीसरे नंबर पे जब उसने सूर्य के सारथी को देखे थे, उस पर दृष्टि पड़ी थी उसकी, तो सोच के देखो कि उसने सारथी को पंगु बना दिया था, लंगड़ा। और जब उसकी दृष्टि उसी शनि की उनके घोड़ों पे गई थी, जो सूर्य के घोड़े रथ में जो बंधे होते हैं, तो घोड़ों को अंधा बना दिया था, चारों को चारों, और चारों को समस्या में रखने वाला एकमात्र ऐसा प्लेनेट है। तो समझने की बात है कि इसकी दृष्टि कहीं भी जाती है तो थोड़ी बहुत समस्या देती ही देती है, पक्की बात है। और इसको अनुकूल करने का एकमात्र सीधा सा उपाय बजरंगबली की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, और अगर बहुत बढ़िया से चाहते हैं तो सूर्य को अर्घ देते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और चुपचाप किसी बजरंगबली के मंदिर का दर्शन करते रहिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपकी नैया पार हो जाएगी। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर ये काम कर लेंगे तो हो सकता है कि ये शनि का जो प्रभाव है, जो आगे भविष्य में आपके अनुकूल होने वाला है, अभी थोड़े प्रतिकूल हैं वो, क्योंकि राशि से वो गिनने पर पंचमस्थ हैं अभी, उसके बाद फिर भी वो केंद्र में जाएंगे, तो कुछ स्थिति बनेगी तो कुछ बुरी भी होगी। पिता के साथ संबंध कमजोर होंगे, कुछ नए अवसर भी पैदा होंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे तो, लेकिन वो किसी खास क्षेत्र के लोगों के लिए, पढ़ने वाले लोगों के लिए वो थोड़े प्रतिकूल साबित हो सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इस दौरान बजरंगबली की पूजा में सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार और उनका दर्शन और सूर्य को अर्घ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। विशेषतया बहुत ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ाई पे अपना ध्यान दे दो। अब बात देवगुरु बृहस्पति की कर लेता हूं। अब चर्चा देवगुरु बृहस्पति की कर लेता हूं। देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो ज्ञान के कारक होते हैं और वस्तुतः व्यक्ति के अंदर सात्विक लक्षण को दिखाने वाले प्लैनेट होते हैं। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में धन लाने का भी कारक है और धन खर्च करने का भी कारक है। अगर वो कमजोर रहा कुंडली में तो हो सकता है कि आपके पैसे सही जगह पे ना जाएं, या हो सकता है कई बार कि आपके पैसे गलत जगह से आते हों या गलत जगह पे जाएं। लेकिन हमें यह समझना है कि हमारे ये जो पीसीएस वगैरह की स्थिति परीक्षाओं की बन रही है, लोक सेवा आयोग में जैसे उत्तराखंड की हो, राजस्थान की हो या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, इसके लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का काल अच्छा रहने वाला है। ये आगे भी अगर मैं देखता हूं तो अभी मकर राशि में है, इसके बाद फिर वो कुंभ राशि में आएंगे। अब इसी साल इसी वर्ष नवंबर में वो बदलने वाले हैं। और एक बात और बताता हूं कि देवगुरु बृहस्पति कभी भी आपकी राशि से गिनने पर दूसरे, पांचवें, सातवें, नवें और एकादशवें अगर जा रहे हो तो अच्छे परिणाम देते हैं। इसका मतलब है कि अभी अगर आप प्रयास करोगे तो निस्संदेह कुछ सफलता के योग ये बहुत ज्यादा लाभकारी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब इनका राशि परिवर्तन मीन में आएगा, जब ये मकर राशि के बाद कुंभ में और कुंभ के बाद जब मीन में आएंगे 2022 में, तब जाकर के और भी ज्यादा लाभदायक स्थिति बनेगी, पर उसमें अभी वक्त है। लेकिन अगर अभी की तत्काल बात कर रहा हूं तो अभी की स्थिति में अभी ये आपके अनुकूल ही हैं। और निस्संदेह एक बात कहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए, जैसे दृष्टि में उनकी राशि पर ही देख रहे हैं, उसके बाद पराक्रम भाव पे अच्छी दृष्टि जाएगी और फिर उसके बाद भाग्य भाव, पंचम भाव पे, तो ऐसी स्थितियां अच्छी बन रही हैं। मेरे हिसाब से अगर 3 ग्रहों को हम देखते हैं तो सूर्य, बुध, शनि, मंगल, राहु, केतु, गुरु, ये जितने सारे ग्रह बन रहे हैं ये प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ नया नया परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन हमारे अनुकूल
कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए रहने वाला है, उसमें 3 ग्रह ज्यादा हैं जिनको लेकर के मैं आपके सामने शामिल हो रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति, शनि और सूर्य। इनका महत्वपूर्ण होना, ये महत्वपूर्ण है ही, ये महत्वपूर्ण होते ही हैं और वस्तुतः ये सबसे ज्यादा कारगर भी होते हैं इन तीनों परीक्षाओं के लिए। मंगल भी होता है और उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, उसको एक अलग तरीके से पेश करके बता दूंगा कि कुंडली में वो कैसे सहायता कर सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं तो वृषभ राशि के जितने भी जातक हो रहे हैं उनके लिए सूर्य का गोचर और गुरु का गोचर अनुकूल है, शनि प्रतिकूल जा रहे हैं। पर एक बात और भी बता दूं, अगर इनके लिए, जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए ये जो वर्ष है, इसके बाद जैसे ही वो 22 में आएंगे, जैसे ही उनकी स्थिति 2022 में बनेगी, तब जाकर के बहुत ज्यादा लाभकारी और भी ज्यादा लाभकारी योग बनेगा। ये मैंने वृषभ राशि वालों के लिए बात बताई है। अब आगे मिथुन राशि पे होगी बात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।